हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और जो ये लॉकडाउन है इसको आप थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ करने के लिए। क्लास 11th वाले अभी 10th से आए हुए हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं केमिस्ट्री के, और क्लास 12th वाले क्योंकि इन्होंने क्लास 11th कर लिया है तो ये बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में अगर मैं बात करूं, आपने नॉर्मेलिटी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म कंप्लीटली स्टडी कर लिया था। जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लास 11th और क्लास 12th में यूज़ होता है हमने वो सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म कवर कर लिया। अब क्या करने वाले हैं बेटा, इस वाले जो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, 3 अलग अलग टॉपिक्स में डील करने वाले हैं। पहला डाइल्यूशन कवर करेंगे, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कवर करेंगे, एंड लास्टली रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड कैपिटल एन, मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में एक रिलेशन डेवलप करेंगे। कुछ रिलेशन, कुछ फॉर्मूलेज मैंने पहले पढ़ाए थे और कुछ इस वाले लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये बाकी दो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसी वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें करनी है। डाइल्यूशन समझ रहे हैं, सबसे पहले समझ रहे हैं डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, या सॉरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, डाइल्यूशन एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप केमिस्ट्री में बहुत पहले से यूज़ करते हो। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते थे, आप लोगों ने लैब में आप लोग गए हैं और लैब में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl जैसे टर्म्स पढ़े होंगे ना, या वहाँ पर आपने H2SO4 की बॉटल्स देखी हैं जिनमें बाहर से लेबलिंग लगी होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl की। अब ये डाइल्यूट वर्ड या कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 टाइप की बॉटल्स आती हैं, एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखता है और दूसरा लिखता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे लिखता है डाइल्यूट HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जब भी आप डाइल्यूट वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब हमने क्या कर रखा है, उस वाले सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रखा है। अब देखो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, या डाइल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है। देखो डाइल्यूशन वैसे 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका जो है वो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि ये कंटेनर था और इस कंटेनर में मैंने क्या कर रखा है, 1 लीटर वाटर ले रखा है और मैंने 100 ग्राम NaCl डिजॉल्व कर रखा है। ठीक है, और मैंने पानी को टेस्ट किया तो यार 1 लीटर पानी में 100 ग्राम NaCl मान लीजिए बहुत ज़्यादा लगा है मुझे, मतलब ये लगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो रहा है ये, और मुझे NaCl का अमाउंट को कम करना है उस पानी के अंदर, या इसके कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करना है। तो तरीका 2 हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप NaCl को कम कर दीजिए, मतलब जो नमक घुल चुकी है इस पानी के अंदर, जो नमक इस पानी के अंदर घुल चुकी है उसे आप कम करते जाइए। अभी 100 ग्राम है, मुझे इसे कम करके 50 ग्राम करना है मान लीजिए। मतलब पहला तरीका ये हुआ कि बाय डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कर दीजिए कम, तो भी डाइल्यूशन हो सकता है, कह रहा है। दूसरा है बाय, अगर मुझे मान लो इस पानी को पीने के योग्य बनाना है, नमक इसमें ज़्यादा पड़ गया है, तो क्या करूँगा मैं, हर एक इंसान क्या करेगा, पानी मिला देगा। 1 लीटर पानी को मैंने 2 लीटर पानी में कन्वर्ट कर दिया। अगर 2 लीटर पानी में कन्वर्ट कर दूंगा फिर ऑब्वियस ही बात है कि कम वॉल्यूम में, जो पहले कम वॉल्यूम में ज़्यादा NaCl था, अब वही NaCl पानी बढ़ा दिया आपने, NaCl उतना ही रखा, तो NaCl डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अब ये पानी पीने के योग्य हो जाएगा और डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे बाय इंक्रीजिंग सॉल्वेंट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, डाइल्यूशन आप 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। डाइल्यूशन करने का पहला तरीका है सॉल्यूट डिक्रीज कर देना और दूसरा तरीका है सॉल्वेंट इंक्रीज कर देना। ठीक है, तरीके 2 हैं लेकिन एप्लीकेबल बेसिकली सेकंड वाला ही है, क्योंकि फर्स्ट वाला है जिसमें हमें सॉल्यूट कम करना है। ऑब्वियसली बात है, अगर 100 ग्राम शुगर या 100 ग्राम NaCl डिजॉल्व हो चुका है तो फिर एक बार कोई चीज़ अगर डिजॉल्व हो गई तो उसको आप कम नहीं कर सकते। सॉल्यूट के अमाउंट को प्रैक्टिकली या घर में अपने या नॉर्मली हम सॉल्यूट के अमाउंट को
कम हम नहीं कर सकते, कहने का मतलब है। दूसरा वाला जो काम है वो काफ़ी आसान है, सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाना, ये बहुत इजी तरीका है, ये आप कोई भी कर सकते हैं। लेकिन पहला वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा टीडियस है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, इसे आपको लैब में ही परफॉर्म करना पड़ेगा। लैब में आप ये काम कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूट के अमाउंट को कम कर सकते हैं बाई डिफरेंट मेथड्स, बट सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाना, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो जब भी डाइल्यूशन होता है तो डाइल्यूशन, इसे आपने नोट कर लिया होगा, डाइल्यूशन दो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पहला, सॉल्यूट का अमाउंट कम कर दो, दूसरा सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दो। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूशन से होता क्या है, हमें बेसिकली ना डाइल्यूशन करने के साथ साथ यहाँ पर मोलारिटी इक्वेशन भी सीखनी है। क्या सीखनी है? मोलारिटी इक्वेशन, और ये क्या है? डाइल्यूशन का ही रिजल्ट है। अब देखो मोलारिटी इक्वेशन डाइल्यूशन पर ही हम सीख लेंगे। कैसे सीखेंगे? जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक बीकर ले रखा है और इस बीकर में कोई सब्सटेंस है या कोई सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर V1 ले रखा है। हाँ, जिस वक्त ये वॉल्यूम V1 है उस वक्त मान लीजिए इस सॉल्यूशन की मोलारिटी M1 है, मोलारिटी ज़्यादा है, M1 है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसमें डाइल्यूशन परफॉर्म कर दिया, मतलब हमने इस सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर दिया। अच्छा, जैसे ही आप सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करते ही आप ये बात जानते हैं कि वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया, वॉल्यूम V1 से कितना हो गया बेटा? वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, और वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ मोलारिटी में भी चेंज आएगा। जो मोलारिटी पहले M1 थी अब वही मोलारिटी M2 हो जाएगी, जो वॉल्यूम पहले V1 था अब वही वॉल्यूम V2 हो जाएगा। अब क्योंकि आप जानते हैं कि मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे मोलारिटी का फॉर्मूला आपने जाना ही था कि नंबर्स ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम था ना, तो इसका मतलब मोलारिटी इनवर्सली डिपेंड करती है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। तो मोलारिटी, जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलारिटी कम हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस ले रहे हैं। ये पहला वाला कंडीशन है बिफोर डाइल्यूशन वाला। कैसा कंडीशन है? बिफोर डाइल्यूशन वाला। और ये वाला जो कंडीशन है वो आफ्टर डाइल्यूशन वाला, मतलब ये है डाइल्यूशन से पहले और ये वाला है डाइल्यूशन के बाद। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि मोलारिटी क्या होता है बेटा? मोलारिटी होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमने डाइल्यूशन करते वक्त नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम बात करेंगे इसी में, अगर हम इनिशियली बात करेंगे तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। हमने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही रखा है, ये बिफोर डाइल्यूशन हो गया। हाँ, लेकिन डाइल्यूशन से पहले ये मोलारिटी M1 थी और वॉल्यूम V2 था, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया बेटा। ठीक है, ऐसे आफ्टर डाइल्यूशन अगर हम NB निकालेंगे, NB तो सेम रहेगा क्योंकि हमने सॉल्यूट का अमाउंट चेंज किया ही नहीं है, बट जो प्रोडक्ट्स हैं अब वो M2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को अगर आप मैच करते हैं तो बहुत सिंपल है, NB आपका M1 V2 आ रहा है, और सॉरी NB आपका M1 V1 आएगा और NB M2 V2 आएगा। दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड से? मोलारिटी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, ये बन जाएगी बेटा आपकी मोलारिटी इक्वेशन। मतलब पहली मोलारिटी, इनिशियल मोलारिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो फाइनल मोलारिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर है। वेरी सिंपल, मोलारिटी इक्वेशन में क्या है? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 आ रहा है, मतलब इनिशियल मोलारिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो फाइनल मोलारिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपने मोलारिटी इक्वेशन लिख लिया। आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे, नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसे नोट करने के बाद मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कैसे नोट करेंगे आप जानते हैं। पॉज करिए वीडियो को और इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। जैसे मोलारिटी इक्वेशन आया ना, वैसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी होता है। मैं यहाँ पर अब नॉर्मेलिटी इक्वेशन तो हम सीधे ही लिख देंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन बेटा N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 होता है। वेरी सिंपल, N1 V1 मतलब N1 इनिशियल नॉर्मेलिटी, ये बिफोर डाइल्यूशन वाला होगा और ये आफ्टर डाइल्यूशन वाला होगा। वेरी सिंपल, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। ये इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि जैसे मोलारिटी इक्वेशन आता है वैसे डेरिवेशन है।
इतनी सिंपल चीज़ हम करके नहीं दिखाएंगे, आप नोट कर लेंगे इसे अपने आप से। चलिए इसके बाद हम कर रहे हैं आगे टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो सेकंड टॉपिक था बेटा ये था टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब क्या करने वाले हैं, अब हम उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करने वाले हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से वैल्यूज़ में थोड़ा चेंज आ जाता है। अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ऐसा होता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से वैल्यूज़ में डिफरेंस आता है, तो इस टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलते हैं। देखिए 3 टर्म लिख रहा हूँ आपके सामने, मोलैरिटी लिख रहा हूँ, मोलैलिटी लिख रहा हूँ और नॉर्मैलिटी लिख रहा हूँ। हम 3 टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी भी क्या होता है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट हमने पढ़ रखा था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मतलब नॉर्मैलिटी ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, बी कर देना ना इसको, ठीक है। अब देखिए ये पहला टर्म है आपका मोलैरिटी, दूसरा टर्म है आपका मोलैलिटी और तीसरा टर्म है आपका नॉर्मैलिटी। अब हमें ये पता करना है कि इन तीनों टर्म में से कौन सी ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाली है और कौन सी ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई मतलब टफ नहीं है, बहुत आसान है। क्या है बता रहा हूँ, देखिए ऑब्वियसली बात है आपको वो फैक्टर देखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी चेक करनी है तो ऐसा एक फैक्टर चेक करिए जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है। देखो मोलैरिटी में चेक कर लो, यहाँ पर ऊपर है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ये काउंट है, और यह हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ मोल वेरी नहीं करता। बट नीचे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम आप जानते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये आप जानते हैं ना कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम घटता है। ऑब्वियस सी बात है, मोलैरिटी ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ये ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाता है। तो अब देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी सब्सटेंस की मोलैरिटी 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने कैलकुलेट की और वही मोलैरिटी आपने 50 डिग्री सेल्सियस पर करी चेक, तो ऑब्वियस ही बात है 20 पर मिलने वाली और 50 डिग्री सेल्सियस पर मिलने वाली मोलैरिटीज की वैल्यू में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो मोलैरिटी कम रहेगी। मतलब 25 वाले पर मोलैरिटी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी, और 50 वाले पे वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मोलैरिटी कम हो जाएगी। मोलैरिटी की जैसे ही नॉर्मैलिटी के एक्सप्रेशन में भी दिख रहा है आपको कि वॉल्यूम है, मतलब नॉर्मैलिटी भी इन्वर्सली डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। थर्ड टर्म जो बीच में लिखी हुई मैंने, ये है मोलैलिटी। ये देखिए ऊपर आपका NB है जो कि कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और नीचे आपने WA लिखा हुआ है जो कि मास है, और मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, और मतलब क्या है, आपने यहाँ से क्या कंक्लूड कर दिया कि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी ये दोनों ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी ये दो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं जिसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आता है, और क्योंकि वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, क्योंकि वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, इसीलिए वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। मोलैलिटी नहीं करता, ये दोनों करते हैं। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया? आप लोग नोट कर रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। लास्ट फटाफट से एंड कर रहे हैं इसको हम, जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ था नॉर्मैलिटी एंड, ये दो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली। अब थर्ड हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में फटाफट से रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में?
रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। चलिए फटाफट से प्रीवियस चीज़ें एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। आपने एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन जो था वो मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर 1 फटाफट से लिख दिया। ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, नॉर्मैलिटी और इक्विवेलेंट मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऑब्वियसली बात है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ या इक्वेटिंग 1 and 2, वेरी सिंपली इक्वेट कर दो भाई, बस इक्वेट कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। मोलैरिटी और मोलर मास का प्रोडक्ट नॉर्मैलिटी और इक्विवेलेंट मास के बराबर है। बस थोड़ा इक्विवेलेंट मास को ओपन कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास ओवर फैक्टर, बस मोलर मास से मोलर मास कैंसिल। हाँ, तो क्या आ गया? वेरी सिंपल, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू क्या आया भाई? नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू, नॉर्मैलिटी किसके बराबर है? मोलैरिटी इनटू फैक्टर। वेरी सिंपल, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी और फैक्टर का एक प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर आप मोलैरिटी को चेंज करोगे, अगर आप मोलैरिटी को चेंज करोगे तो नॉर्मैलिटी चेंज होगी। फैक्टर तो 1 2 3 4 हो सकता है ना, फैक्टर में भी आप लिख सकते हैं फैक्टर चेंज होते रहेगा, 1 2 3 4 जो भी, जो फैक्टर चेंज होगा तो मोलैरिटी भी, नॉर्मैलिटी भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं एक और चीज़ कि फैक्टर 1 से तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो नॉर्मैलिटी हमेशा मोलैरिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, फैक्टर कभी 0 नहीं होता और फैक्टर कभी नेगेटिव्स में नहीं होता, इसलिए फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। तो नॉर्मैलिटी या तो हमेशा मोलैरिटी से ज़्यादा होगी या मोलैरिटी के बराबर होगी। ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो आज के हम इस वाले लेक्चर में हमने क्या किया, 3 अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, बट आगे जाकर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हेल्प मिलेगा। नॉर्मैलिटी मोलैरिटी के बीच में रिलेशन पढ़ लिया हमने, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी टर्म्स डिपेंड करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, और थर्ड वाला क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन के साथ क्या पढ़ा था? मोलैरिटी इक्वेशन एंड नॉर्मैलिटी इक्वेशन। तो ये क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं, आज का टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बाकी इसके बाद आपकी 11th क्लास की कंप्लीट वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 11th क्लास के टॉपिक्स पे ही ज़्यादा बात करने वाले हैं, फिर डेली अगर ट्राई करेंगे 11th का भी मिल जाए और 12th का भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जितना समय होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स डालते रहेंगे। आप क्या करेंगे? इन लेक्चर्स को पढ़िए, सामने फ़ोन रखिए, लेक्चर्स पूरा सुनिए, उसके बाद जहाँ पर डाउट हो रहा है वहाँ पर आप पॉज करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं बार बार। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़्यादा मेन है, आपको चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। जहाँ पर डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में आप वो भी लिख सकते हैं, और वीडियो को भी आप पॉज करते करते सीख सकते हैं। घर में बैठे रहिए और चीज़ों को पढ़िए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू।